नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है अभिनव क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले की जो अपनी क्लासेज थी वो आपने सभी ले ली होंगी। आज एक नए टॉपिक के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का एक टॉपिक। ये वाला टॉपिक जो है ये सेंट्रल लेवल के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इस टॉपिक से आपको 1 या 2% जरूर देखने को मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहले की सभी क्लासें अटेंड कर ली होंगी और आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। जो हमने इसके पहले पढ़ा था न्यूट्रिशन वाला टॉपिक, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप उसको जरूर देख लें। आज हम चलते हैं नए टॉपिक की ओर और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा ब्लड और ब्लड ग्रुप। आज की क्लास का हमारा टॉपिक होगा ब्लड जिसे हम बोलते हैं रक्त। ये बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमें एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे से वो सेंट्रल लेवल का एग्जाम ले लो आप, चाहे वो एसएससी का हो, डीपी का हो, रेलवे का हो, चाहे वो सीटी हो, एलडीसी हो, कोई भी कंपटीशन हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप इसे बड़ी ध्यान से समझेंगे और कोई भी आपको क्वेश्चन हो, कोई भी आपको कमी लगे तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखो दोस्तों, ब्लड क्या होता है इसकी बात करें। ब्लड सर्कुलेशन जो सिस्टम होता है उसका एक पार्ट है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ब्लड, एक होता है हार्ट या हृदय जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिनियां। तो ब्लड हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक तरल होता है, एक लिक्विड होता है जो हमारे शरीर में लगातार बहता रहता है। देखो दोस्तों, जब तक हमारे शरीर में ब्लड बहेगा हम चलते रहेंगे और जिस दिन ये ब्लड बहना बंद हो गया उस दिन हमारे जीवन की जो गाड़ी है वो भी रुक जाएगी। तो हमारे जीवन की गाड़ी में ब्लड पेट्रोल की तरह काम करता है। जब तक ये चलता है तब तक हम रहते हैं जीवित, और जब ये खत्म हो जाता है या रुक जाता है तब इंसान की भी मृत्यु हो जाती है। तो हम आज की क्लास में ब्लड क्या है, कितना होता है, कहां से आता है, कितने इसके भाग होते हैं, इन सभी की हम डिटेल से चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहें, ठीक है। शुरुआत करते हैं। देखो ब्लड क्या है, सबसे पहला मन में प्रश्न आता है कि ये ब्लड है क्या। तो देखो दोस्तों, ये ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। ये रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। यह एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। याद रखना दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे नरम उत्तक भी रक्त ही है। शरीर का सबसे नरम उत्तक कौन सा है तो भी हम बताएंगे रक्त है। और उत्तक आप जानते हो कि उत्तक या टिश्यू क्या होता है। उत्तक होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं का जो समूह होता है, उस कोशिकाओं के समूह को उत्तक या टिश्यू कहा जाता है। तो हमारे ब्लड में WBC, RBC, प्लेटलेट्स, अनेक प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। तो सेल्स का एक ग्रुप है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, तरल संयोजी उत्तक। और संयोजी उत्तक ब्लड को इसलिए कहते हैं कि ब्लड ऑक्सीजन, CO2, इसके अलावा ग्लूकोज आदि पदार्थों से कनेक्ट होता है, आदि से जुड़ता है, इसलिए हम इसे संयोजी उत्तक का नाम देते हैं। उसके बाद मन में प्रश्न आया कि इस ब्लड की उत्पत्ति कहां से होती है। इस ब्लड का फॉर्मेशन सबसे पहले शरीर में कहां होता है। तो दोस्तों, ब्लड की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। ब्लड की उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म या मध्य जनन स्तर से होती है। इसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर या मेसोडर्म से होती है। उसके बाद इसका अध्ययन, ब्लड और इसके संगठन का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो हम बताएंगे हीमेटोलॉजी में ब्लड और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। और ये इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। देखो दोस्तों, भ्रूण, जब मां के गर्भ में भ्रूण बनता है तो उसमें सबसे पहले 3 प्रकार के जनन स्तर का ही निर्माण होता है। एक होता है एक्टोडर्म, एक होता है मेसोडर्म और एक होता है एंडोडर्म। तो जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो ब्लड है, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, मेसोडर्म से होती है। उसके बाद देखो दोस्तों, बात की जाए, ब्लड एक प्रकार का बफर विलियन है। ये ब्लड एक प्रकार का कैसा विलियन है, बफर विलियन है। इसका pH बदलता नहीं है। इसका मतलब इसका कोई ना कोई pH होता है। तो हमारा जो ब्लड होता है इसका pH मान होता है 7.4, हल्का सा ये क्षारीय होता है।
ब्लड हल्का सा कैसा होता है, क्षारीय होता है। देखो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की शक्ति। तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उनका जो सांद्रता होती है उसको हम पीएच बोलते हैं। और जिसका पीएच 7 से ज्यादा हो, देखो जिसका 7 से कम हो वो तो एसिड होता है, जिसका 7 वो उदासीन होता है, और जिसका 7 से ज्यादा होता है वो क्षार होता है। तो ब्लड भी कैसा होता है, एक प्रकार का क्षारीय विलयन होता है। इसका पीएच होता है लगभग 7.4। उसके बाद देखो दोस्तों, ब्लड की यदि मात्रा की बात की जाए तो शरीर के अंदर ब्लड की जो मात्रा होती है वो महिला में होती है लगभग 4 से 5 लीटर। महिला में इसकी मात्रा होती है 4 से 5 लीटर, और पुरुष में ब्लड की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। पुरुष में ब्लड की मात्रा कितनी होती है, 5 से 6 लीटर होती है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ब्लड का जो मात्रा होता है वो थोड़ा सा कम होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ब्लड का जो ये हमारे कुल वजन का, ये शरीर के कुल वजन का 7% होता है। ब्लड हमारे शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत होता है, 7% ब्लड शरीर में कुल वजन का पाया, कुल वजन का 7% शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। इस ब्लड की जो शांता होती है, इस ब्लड की जो शांता आप जानते हो ना, दरों के बहने का एक गुण होता है शांता। ब्लड की शांता 2.5 होती है। ब्लड की शांता कितनी होती है, 2.5 होती है। उसके बाद ब्लड का जिस तापमान की बात की जाए, इस ब्लड का तापमान हमारे शरीर के तापमान से 1 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। मतलब मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है और ब्लड का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे हम फ़ारेनहाइट में 98.6 हमारे शरीर का होता है, ब्लड का होता है 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है ये 311 केल्विन। देखो हमारा शरीर गर्म महसूस होता है, मानव का शरीर या किसी भी जीव का शरीर छूने पर गर्म महसूस होता है। इसका कारण शरीर में पाया जाने वाला ब्लड होता है। क्यों होता है, क्योंकि ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो शरीर के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा होता है। शरीर का टेम्परेचर 37 होता है और ब्लड का कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, बात की जाए कि ये जो ब्लड होता है, ये ब्लड किसमें बहता है, तो ब्लड हम कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। किसमें बहता रहता है, ये हमारे शरीर में पाए जाने वाली रक्त वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। क्यों बहता है, क्योंकि इसको जो हृदय होता है वो लगातार पंप करता है। इसको हमारा हृदय पंपिंग के द्वारा आगे की ओर धकेलता रहता है, जिससे ब्लड लगातार शरीर में बहता रहता है। तो हमने बात की ब्लड के सामान्य परिचय की कि ब्लड क्या होता है। तो हमने पढ़ा कि ये ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। यह हमारे शरीर का सबसे नरम ऊतक है, सबसे सॉफ्ट टिश्यू है। तो मन में प्रश्न आया होगा कि सबसे हार्ड ऊतक कौन सा है, तो बोन जो हड्डियां होती हैं ये हमारे शरीर का सबसे हार्ड ऊतक है। ब्लड की उत्पत्ति मीजोड्रम से होती है। कहां से होती है, मीजोड्रम से होती है। इसका अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। ब्लड एक प्रकार का बफर विलयन है और ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है मेरे दोस्तों 7.4, हल्का सा ये क्षारीय होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ब्लड की जो मात्रा होती है ये महिला के शरीर में 4 से 5 लीटर होती है और पुरुष के शरीर में 5 से 6 लीटर होती है। शरीर के कुल वजन का 7% हमारे अंदर ब्लड पाया जाता है। ब्लड की जो सांद्रता होती है वो 2.5 होती है। उसके बाद इसके टेम्परेचर की बात की जाए कि ब्लड का जो तापमान होता है ये शरीर के तापमान से थोड़ा सा ज्यादा होता है, इसीलिए हमारा शरीर हमें छूने पर गर्म महसूस होता है। चाहे कितनी ही सर्दी हो, कितनी ही गर्मी हो, इसका तापमान नियत बना रहता है, इसका तापमान बदलता नहीं है। इसका तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होता है। और आपको फ़ारेनहाइट में पूछ ले तो हम बता देंगे 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन में पूछ ले तो ये होता है 311 केल्विन। और ये ब्लड हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में लगातार बहता रहता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलते हैं, इस ब्लड के शरीर में कार्य क्या होते हैं। इसके हमारे शरीर में
फंक्शन क्या होते हैं, ये हमारे शरीर में क्यों पाया जाता है, किसका होना क्यों जरूरी है। तो देखो दोस्तों, पहला इसका इंपॉर्टेंट वर्क है शरीर के तापमान को बनाए रखना। ये शरीर के तापमान को बनाए रखने में सहायक है, ये शरीर को तापमान को बनाए रखने में सहायक होता है। इसकी मौजूदगी के कारण ही हमारा शरीर छूने पर गर्म महसूस होता है। तो आपको ध्यान रखना है। दूसरे कार्य की यदि बात की जाए तो ब्लड में घुलकर जो पोषक पदार्थ होते हैं वो कोशिकाओं तक जाते हैं, तो ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इसके अलावा ये जो एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो दवाइयां होती हैं, इन सभी के परिवहन में सहायक होता है। दवाइयों के परिवहन में, हार्मोन के परिवहन में सहायक होता है। हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हार्मोन सिक्रेट करती हैं, स्रावित करती हैं, वो हार्मोन ब्लड के माध्यम से ही लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। इसके अलावा हम जो खाते हैं, हमारा जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज जो कोशिकाओं में पहुंचता है, उसको वहां तक ले जाने में कौन मदद करता है, हमारा रक्त ही मदद करता है। इसके अलावा जो भी एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडी होते हैं, उनको भी ये क्या करता है, उनके निश्चित स्थान पे ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, हमारे शरीर के लिए जो पदार्थ अनुपयोगी होते हैं, अपशिष्ट होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को उनके निश्चित अंगों तक ले जाने का कार्य करता है। देखो, आपको पता है कि जैसे CO2 एक अपशिष्ट है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, तो ब्लड CO2 से जुड़ेगा और इस CO2 को हमारे फेफड़ों तक लेकर आएगा और फिर फेफड़े श्वसन की क्रिया के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा जो यूरिया होता है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। यूरिया ब्लड में घुल के किडनी तक पहुंचता है। याद रखना दोस्तों, यूरिया का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया का निर्माण कहां होता है, लीवर में होता है। तो वहां से घुल के ये हमारी किडनी में जाएगा और किडनी छानकर इसको क्या कर देगी, अलग कर देगी और फिर मूत्र के द्वारा, मूत्र विसर्जन के द्वारा, यूरिनेशन के द्वारा इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब तक हमने ब्लड का सामान्य परिचय पढ़ा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप मुझे बताएंगे कमेंट करके ये बात। और यदि आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो मेरा आपसे इतना ही आग्रह है कि ये जो वीडियो है ये आपके उन सभी साथियों तक पहुंचना चाहिए जो राजस्थान में या सेंट्रल लेवल या स्टेट लेवल कहीं पर भी एक कंपटीशन में एक सीट लेने का एक सपना देखते हैं, जॉब का एक सपना देखते हैं, तो आप उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे। मेरा इतना सा आपसे अनुरोध है, ताकि उनको घर बैठे भी इस प्रकार के जो वीडियोस हैं, इस प्रकार के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनको लगातार मिलते रहें। अब आगे बात करते हैं कि ये ब्लड बना किससे होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखो दोस्तों, हमारे शरीर में जो ब्लड है, ये ब्लड दो भागों में बटा हुआ है। हमारे शरीर में जितना भी ब्लड है, इसको हम कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। इसका एक भाग तो है दोस्तों प्लाज्मा, इसका एक भाग तो है प्लाज्मा और इसका दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं। इसका एक भाग तो है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रक्त कणिकाएं, ब्लड कार्पल्स। देखो दोस्तों, हमारे ब्लड में प्लाज्मा 55% पाया जाता है। हमारे ब्लड में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है, 55% पाया जाता है। बहुत ही एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। हमारे ब्लड में रक्त कणिकाएं 45% पाई जाती हैं। रक्त में रक्त कणिकाएं कितनी प्रतिशत पाई जाती हैं, 45% पाई जाती हैं। रक्त कणिकाएं जो होती हैं ये 3 प्रकार की होती हैं। रक्त कणिकाएं को हम आगे कितने भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। रक्त कणिकाएं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड कार्पल्स, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स। तो ब्लड कार्पल्स 3 प्रकार की होती है। आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रक्त कणिका। आरबीसी को क्या बोला जाता है, लाल रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है श्वेत रक्त कणिकाएं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोला जाता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। और प्लेटलेट्स को बोला जाता है बिंबाणु। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, बिंबाणु के नाम से जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का और ध्यान रखना है, आरबीसी को ही हम इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं।
आरबीसी को और क्या कहते हैं, इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। प्लेटलेट्स को किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। तो हमने ब्लड को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक तो कौन सा, प्लाज्मा, दूसरा कौन सा, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का ही एक नाम और क्या होता है, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट। तो आपको इन नामों को बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि देखो ब्लड क्या है, ब्लड का मतलब 2 भाग, ब्लड बराबर प्लाज्मा प्लस रक्त कणिकाएं। जब प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, ब्लड बनता है। अब आपसे पूछे कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा क्या है, तो यदि देखो ब्लड में से रक्त कणिकाएं घटा दें या रक्त कणिकाओं को निकाल लें तो पीछे बचा हुआ भाग ही क्या है, प्लाज्मा है। यदि हमारे पास जितना भी ब्लड है, इस ब्लड में से यदि रक्त कणिकाओं को अलग कर लिया जाए तो शेष बचा हुआ भाग क्या है, प्लाज्मा है। फिर आपसे पूछा जाए कि रक्त कणिकाएं क्या है, तो रक्त कणिकाएं क्या है, यदि रक्त में से, यदि ब्लड में से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाए, यदि ब्लड में से प्लाज्मा को अलग कर दिया जाए तो हमारे को क्या प्राप्त होंगी, रक्त कणिकाएं प्राप्त होंगी। कि रक्त का मतलब प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा का मतलब ब्लड में से क्या घटा दें, रक्त कणिकाएं, तो पीछे बचा हुआ भाग क्या है, प्लाज्मा। और रक्त कणिकाएं क्या है, यदि ब्लड में से प्लाज्मा घटा दे तो पीछे क्या बच जाती हैं, रक्त कणिकाएं। इन तीनों को भी आपको ध्यान रखना है, कंपटीशन में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो आपको इन तीनों को भी अच्छे से समझ लेना है। अब आगे बात करते हैं ब्लड के भागों की, और ब्लड का सबसे पहला भाग हम पढ़ेंगे दोस्तों प्लाज्मा। ब्लड का पहला भाग हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, प्लाज्मा पढ़ने जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। देखो आपको कोई भी समस्या हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आप प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो चीज दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्लाज्मा की, कि ये प्लाज्मा आखिर क्या होता है, कैसा ये दिखता है, क्या इसका शरीर में काम है, कितना ये पाया जाता है। तो देखो दोस्तों प्लाज्मा, इस प्लाज्मा की यदि बात की जाए तो ये प्लाज्मा रक्त का निर्जीव व तरल भाग है। कैसा भाग है, निर्जीव व तरल भाग है, क्योंकि कोशिकाएं तो सजीव होती है और ये कैसा होता है, निर्जीव होता है, निर्जीव व तरल भाग होता है। अच्छा, इसकी मात्रा कितनी % होती है, 55% होती है। तो आपसे एग्जाम में पूछ ले कि रक्त का मुख्य भाग कौन सा है, प्लाज्मा। रक्त का मुख्य भाग कौन सा है, प्लाज्मा। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा का निर्माण कहाँ होता है, तो हम बताएंगे प्लाज्मा का निर्माण यकृत में होता है, और यकृत को ही कहा जाता है लीवर, और यकृत को ही कहते हैं मानव शरीर की प्रयोगशाला। यकृत को ही कहते हैं मानव शरीर की प्रयोगशाला। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि जो ये प्लाज्मा होता है ये कैसा दिखाई देता है, इसका रंग कैसा होता है, तो प्लाज्मा का रंग होता है हल्का पीला। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, हल्का सा पीला होता है। अब आपसे पूछे कि ये प्लाज्मा पीला ही क्यों होता है, कि प्लाज्मा का रंग पीला ही क्यों है, इसका कारण क्या है, तो आप मुझे बताइए प्लाज्मा का रंग पीला होने का कारण क्या है। तो देखो याद रखना, प्लाज्मा में ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन। इस ग्लोबुलिन के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है, पीला होता है। ग्लोबुलिन के कारण प्लाज्मा हमें कैसा दिखाई देता है, पीले रंग का दिखाई देता है। उसके बाद बात की जाए कि जो ये प्लाज्मा है इसकी मात्रा शरीर में कितनी होती है, इसकी मात्रा शरीर में 3 से 3.5 लीटर होती है। प्लाज्मा शरीर में कितना लीटर पाया जाता है, 3 से 3.5 लीटर शरीर में प्लाज्मा पाया जाता है। अब तक हमने प्लाज्मा में पढ़ लिया है कि प्लाज्मा रक्त का सबसे मुख्य भाग है,
ये रक्त का 55% भाग है। ये निर्जीव होता है, तरल होता है। ये निर्माण इसका लीवर या यकृत के द्वारा किया जाता है। इसका रंग हल्का पीला होता है। किसके कारण होता है? इसका पीला रंग ग्लोबुलिन के कारण होता है। इसकी मात्रा 3 से 3.5 लीटर होती है। अब दोस्तों प्लाज्मा के संगठन की बात की जाए कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा के संगठन में सबसे ज्यादा पाया जाता है पानी। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है? पानी की होती है। और 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? पानी होता है। तो रक्त का मुख्य भाग तो प्लाज्मा, और प्लाज्मा का मुख्य भाग पानी कितना होता है? 90 से 92%। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती हैं। कुछ कार्बनिक लवण, अकार्बनिक लवण इसमें मौजूद होते हैं। कुछ कार्बनिक लवण और कुछ अकार्बनिक लवण प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कि प्लाज्मा का मुख्य भाग तो पानी होता है, इसके अलावा प्लाज्मा में कुछ कार्बनिक लवण और अकार्बनिक लवण भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछे कि ये जो प्लाज्मा होता है इसमें कौन कौन सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा की प्रोटीन्स की यदि बात की जाए कि प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं, तो देखो दोस्तों इसमें 4 मुख्य प्रोटीन पाई जाती है। एक होती है एल्ब्यूमिन। एक कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन। दूसरी है ग्लोब्यूलिन। दूसरी कौन सी है? ग्लोब्यूलिन। तीसरी है थ्रोम्बिन। तीसरी प्रोटीन कौन सी है? थ्रोम्बिन। और चौथी प्रोटीन प्लाज्मा में जो पाई जाती है वो है फाइब्रिनोजन। कौन सी है? फाइब्रिनोजन प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है। तो सर्वाधिक कौन सी प्रोटीन होती है? आपसे एग्जाम में पूछ ले तो प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन है एल्ब्यूमिन। प्लाज्मा में सर्वाधिक पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? एल्ब्यूमिन। सबसे कम पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजन। सबसे कम पाए जाने वाली प्रोटीन प्लाज्मा में कौन सी है? फाइब्रिनोजन। देखो दोस्तों जो सबसे पहले है वो सबसे ज्यादा है और जो सबसे लास्ट में है वो सबसे कम है। तो आप कैसे याद करना? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या कार्य करती है, तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन परासरणीय दाब ऑनकोटिक प्रेशर को बनाए रखती है। क्या करती है? ये प्रासरणीय दाब को बनाए रखने में सहायक होती है। प्रासरणीय दाब को बनाए रखने में क्या होती है? ये सहायक होती है। उसके बाद आपसे पूछा जाए कि ये जो प्रोटीन होती है कितनी परसेंट होती है? ये होती है 4 से 4.5%। कितनी परसेंट होती है? 4 से 4.5%। इसकी मात्रा प्लाज्मा में कितनी होती है? देखो 90 से 92% होता है पानी और 4 से 4.5% क्या पाई जाती है? याद रखना एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। ये एनसीईआरटी के डाटा है कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में कितनी पाई जाती है। तो हम बताएंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन प्लाज्मा में 4 से 4.5% पाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछे कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य क्या है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन का कार्य होता है ये हमारे प्रासरणीय दाब को बनाए रखती है। उसके बाद ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ये दूसरी प्रोटीन है जो एल्ब्यूमिन ग्लोब्यूलिन के बाद ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली दूसरी प्रोटीन है। ये लगभग होती है 2 से 2.5%। कितनी होती है? 2 से 2.5%। देखो आपको ये याद हो तो कर लेना, बता इतना कोई इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ये क्या करती है? ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पोषक पदार्थ, देखो थोड़ा सा इसको डिटेल से पढ़ते हैं। ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 3 प्रकार की है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। अल्फा ग्लोब्यूलिन, बीटा ग्लोब्यूलिन और गामा ग्लोब्यूलिन। अल्फा, बीटा और गामा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। अल्फा, बीटा और गामा। देखो गामा ग्लोब्यूलिन जो होती है ना ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडी का निर्माण करती है गामा ग्लोब्यूलिन। ये पटवार के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी प्रोटीन ऐसी है जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, तो हम क्या बताएंगे? गामा ग्लोब्यूलिन। और ये जो अल्फा और बीटा है ये पोषक पदार्थों का परिवहन करती हैं। ये क्या करती हैं? पोषक पदार्थों का परिवहन। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ब्लड का कार्य बताया था, पोषक पदार्थों का परिवहन बताया था या नहीं बताया था?
तो वो कौन करती हैं? ग्लोबुलिन प्रोटीन में पाए जाने वाली अल्फा और बीटा प्रोटीन, और इनकी हेल्प एल्ब्यूमिन प्रोटीन के द्वारा भी की जाती है। ये दोनों प्रोटीन किसके साथ मिलती हैं? एल्ब्यूमिन के साथ मिलकर पोषक पदार्थों के परिवहन में सहायता प्रदान करती हैं। और गामा ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? ये गामा ग्लोबुलिन बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी की आवश्यकता पड़ती है वो बनाने का कार्य करती है। इसके अलावा ये दोनों बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है, और इनका काम है चोट लगने के पश्चात, ये चोट लगने के पश्चात रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। चोट लगने के पश्चात क्या बनाती हैं? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती हैं। तो प्रश्न आ जाए, कौन कौन सी प्रोटीन थक्का बनाने में सहायक है? थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में सबसे कम होती है? फाइब्रिनोजन। कौन सी प्रोटीन प्लाज्मा में सर्वाधिक होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन सर्वाधिक होती है। क्या करती है ये? प्रासरणीय दाब को बनाए रखती है। ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा क्या करती हैं? पोषक पदार्थों का परिवहन, और गामा क्या करती हैं? एंटीबॉडी का निर्माण। एंटीबॉडी की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बीमारियों से बचने के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो हमने प्लाज्मा के संगठन में पढ़ा कि प्लाज्मा में सर्वाधिक तो क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है, और 7 से 8% प्लाज्मा में क्या पाई जाती है? प्रोटीन्स पाई जाती हैं। 7 से 8% क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती हैं। इसके अलावा कार्बनिक लवण में जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, ये सब भी इसमें पाए जाते हैं। याद रखना, इस प्लाज्मा में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो धातु आयन होता है वो होता है सोडियम। कौन सा होता है? सोडियम। जो कोशिकाओं के बाहर, जैसे कोशिका है, कोशिका के अंदर तो सर्वाधिक पाया जाता है पोटेशियम, और कोशिका के बाहर सर्वाधिक पाया जाता है सोडियम। कोशिका के बाहर कौन सा पदार्थ सर्वाधिक मात्रा में होता है? सोडियम। किसमें पाया जाता है? बाह्य कोशिकीय दरों में, और अंतः कोशिकीय दरों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? पोटेशियम। तो ये सोडियम किसमें घुला होता है? प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्लाज्मा में आगे, ये जो प्लाज्मा होता है इसमें और क्या पाया जाता है? तो देखो दोस्तों, इसमें एक हिपेरिन प्रोटीन भी पाई जाती है। इस प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिपेरिन प्रोटीन भी प्लाज्मा में पाई जाती है। हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण, हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण लीवर की मास्ट सेल में होता है, यकृत की मास्ट कोशिकाओं में होता है। हिपेरिन का निर्माण कहां होता है दोस्तों? लीवर की, यकृत की मास्ट कोशिकाओं में होता है। अच्छा, करती क्या है ये रक्त का थक्का बनने से रोकने वाली प्रोटीन है। ये रक्त का थक्का बनने से रोकती है। ठीक है, थक्का बनाने वाली प्रोटीन पूछे तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, और कोई एक चुननी पड़ जाए कि कौन सी बनाती है। याद रखना, थ्रोम्बिन आगे हम पढ़ेंगे, रक्त का थक्का बनना, उसमें ये दोनों जाके आगे फाइब्रिन में बदलती हैं। किसमें बदलती हैं? फाइब्रिन में। तो कोई एक सिलेक्ट करना हो तो आप फाइब्रिन बताना, युग्म में पूछ ले तो थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ठीक है। अच्छा, कौन सी प्रोटीन थक्का बनने से रोकती है? हिपेरिन। हिपेरिन का निर्माण कहां होता है? लीवर, जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे गर्म अंग जो है लीवर, उस लीवर में एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, मास्ट सेल। कौन सी सेल होती है? मास्ट सेल के द्वारा हिपेरिन नाम का पदार्थ बनाया जाता है। ये हिपेरिन क्या करता है दोस्तों? देखो, ये हमारे ब्लड को पतला बनाए रखता है। यदि कोई पदार्थ पतला होगा तो वो आसानी से जमेगा नहीं, क्योंकि ब्लड गाढ़ा होगा तब जमेगा, तो ये ब्लड को पतला करती है। तो ये एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक। ये एक प्रकार का क्या है? प्राकृतिक प्रतिस्कंदन कारक, नेचुरल एंटीकोगुलेंट फैक्टर होता है ना। ये क्या करता है? ये प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड को कभी भी जमने नहीं देती है, चाहे कितनी सर्दी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, हमारा ब्लड जमेगा नहीं, बहते बहते कभी नहीं जमता है। क्यों नहीं जमता है? क्योंकि ब्लड में क्या पाई जाती है? हिपेरिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। इसके साथ साथ आपको दो बहुत ही अच्छे प्रश्न है वो भी याद रखने हैं कि जो जू होती है, जू एक बाह्य परजीवी है। जू और जोक क्या है? परजीवी है। तो जू और जोक में हीरोडीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हीरोडीन प्रोटीन पाई जाती है। हीरोडीन प्रोटीन के कारण जू और जोक का ब्लड कभी भी जमता नहीं है। और एक और बात याद रखनी है,
जो मच्छर होता है, मच्छर में मोस्किटीन प्रोटीन होती है। मच्छर में कौन सी प्रोटीन होती है? मोस्किटीन प्रोटीन पाई जाती है। इस मोस्किटीन प्रोटीन के कारण मच्छर का ब्लड कभी भी जमता नहीं है। तो मनुष्य का ब्लड क्यों नहीं जमता है? इसमें पाए जाने वाली हिपेरिन प्रोटीन के कारण। हिपेरिन प्रोटीन कहां बनती है? लीवर की मास्ट सेल के द्वारा बनाई जाती है। उसके बाद आपसे पूछ ले कि जो हिपेरिन है ये क्या है? एक प्रकार का, इसे हम एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट फैक्टर, नेचुरल प्रतिस्कंदन कारक के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जू और जोक में हीरोडीन प्रोटीन होती है और मच्छर में मोस्किटीन प्रोटीन होती है। मच्छर जब किसी दूसरे जीव से ब्लड पीता है तो उसका ब्लड मोस्किटीन प्रोटीन के कारण जमता नहीं है। तो जो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी में देखो थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर चर्चा कर लेते हैं। कई एग्जामों में प्रश्न आता है कि सीरम क्या है? कई एग्जामों में प्रश्न पूछा जाता है कि सीरम क्या है? याद रखना, यदि रक्त में से थक्का बनाने वाली प्रोटीन या थक्का बनाने वाले प्रोडक्ट को बाहर निकाल लिया जाए तो शेष बचा रक्त ही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। यदि रक्त में से थक्का बनाने वाली प्रोटीन थी ना, भी बताई थी मैंने आपको, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, थक्का बनाने वाली प्रोटीन को निकाल लिया जाए तो शेष बचा रक्त ही क्या कहता है? सीरम कहलाता है। या शेष बचा हुआ प्लाज्मा ही क्या कहलाता है? निकालने पर बचा शेष भाग ही क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। हम इसको देखो दोस्तों ऐसे भी समझ सकते हैं, ये रक्त देखो सीरम क्या है? प्लाज्मा है ना? प्लाज्मा में थक्का बनाने वाली प्रोटीन है, इनको निकाल लिया जाए, थक्का बनाने वाले भाग है ना, थक्का बनाने वाले जो भाग हैं, जो प्रोटीन्स है, इनको निकाल लिया जाए तो शेष बचा हुआ जो कंपोनेंट है, शेष बचा हुआ जो पार्ट है, यही क्या कहलाता है? सीरम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। सीरम क्या है? यदि रक्त में से थक्का बनाने वाला प्रोटीन को बाहर निकाल ले तो शेष बचा हुआ पार्ट क्या कहलाता है? सीरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आया होगा। मैं आपको ये सब एक डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूं, एक बार आप इसको समझना कि ब्लड क्या है, इसके पार्ट कौन कौन से हैं। ठीक है, एक डायग्राम के द्वारा हम इनको समझने की कोशिश करते हैं। ब्लड, ये देखिए दोस्तों, इस इमेज में हमें ब्लड के सभी भागों को दिखाया गया है। एक बार आप थोड़ा सा जूम करता हूं आपके लिए, आप इसको देखना। देखो दोस्तों, जो आपको जो एक पीपेट है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें देखो आपको जो ऊपर येलो येलो दिख रहा है, ये तो क्या है? प्लाज्मा है। इसमें क्या क्या है? वाटर है, आयंस है, प्रोटीन्स है, वेस्ट और गैसेज है। और बाकी जो आपको ये दिख रहा है रेड रेड, ये आरबीसी है, और जो ये बीच में दिख रहा है ये हमारी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी है। ये वाली इमेज में देखो थोड़ा और भी क्लियर दिख रहा है कि जो ये येलो पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट तो है प्लाज्मा, और ये जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये है हमारी रेड ब्लड कार्पल्स, और जो आपको ये बीच में व्हाइट सा दिख रहा है ये अपनी है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। तो ब्लड के हमने दो भाग पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था प्लाज्मा और दूसरा पढ़ा था हमने रक्त कणिकाएं। तो प्लाज्मा हमने पढ़ा कि प्लाज्मा रक्त में 55% होता है, लीवर में इसका निर्माण होता है, यह शरीर में 3 से 3.5 लीटर होता है, इसमें पानी की मात्रा 90 से 92% होती है, इसमें 7 से 8 प्रोटीन्स पाई जाती है, 7 से 8% तक प्रोटीन्स होती है, जिसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में पाए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन है। तो इस इमेज में आप साफ साफ देख सकते हो, जो येलो कलर का आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है? प्लाज्मा। और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जो ये प्लाज्मा होता है ये येलो किसके कारण होता है, प्लाज्मा पीला किसके कारण होता है? तो प्लाज्मा
ग्लोबुलिन की उपस्थिति के कारण कैसे रंग का दिखाई देता है? पीला। ग्लोबुलिन प्रोटीन कितने प्रकार की पढ़ाई मैंने आपको? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा। गामा ग्लोबुलिन का कार्य क्या है? एंटीबॉडी का निर्माण करना। और अल्फा और बीटा का कार्य क्या है? पोषक पदार्थों का परिवहन करना। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि रक्त क्या है, रक्त के कितने भाग हैं। रक्त के पहला भाग हमने डिस्कस किया प्लाज्मा। अगली क्लास में हम इसका जो शेष पार्ट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको समझने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, और उस व्यक्ति तक पहुंचाए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इससे भी और भी अच्छा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।